हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज हम बात करने वाले हैं एआईएस के अंदर आए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली और मेजर अपडेट है कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 उसके लिए एआईएस अवेलेबल हो गया है। बट ध्यान दीजिए, वो कंप्लीट एआईएस नहीं है, पार्शियल एआईएस अभी तक का जो है जितना डेटा अवेलेबल है उस बेसिस पर आपका एआईएस जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अवेलेबल हो चुका है। दूसरी अपडेट ये है मेजर कि उस एआईएस के अंदर आपकी जीएसटी की टर्नओवर भी आ रही है और आपकी जीएसटी की परचेज भी आ रही है। जी हां, जीएसटी की परचेज ये नया कंसेप्ट है। फॉर्म 26 एएस के अंदर भी हमारा जीएसटी की टर्नओवर या फिर सेल्स आती थी वहां पर, लेकिन वहां पर जीएसटी परचेज नहीं आती थी। लेकिन एआईएस के अंदर जो है नया अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट, बिल्कुल उसकी निटिग्रिटीज को समझेंगे, डिटेल में उसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट समझेंगे आज के सेशन में। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट और चलते हैं सीधा पोर्टल पे एंड समझते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो गाइज, वी आर ऑन द एआईएस पोर्टल। एआईएस पोर्टल पे आई गेस आपको पता ही होगा, यहाँ पर सर्विसेज में जाकर के आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाके आप अपने एआईएस पोर्टल का एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो अभी तक 2021 लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा था, लेकिन अभी करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 21-22 वो भी हमारा अवेलेबल हो चुका है यहाँ पर। और उसका एआईएस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हैं, आपके जीएसटी की टर्नओवर एंड जीएसटी की परचेज यहाँ पर आ रही है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एआईएस कि कहाँ पर आपकी वो शो होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एआईएस जो प्रिपेयर होता है वो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस हैं उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू डराइव होकर के आती हैं। जो मिनिस्ट्री है वो आपस में डेटा एक्सचेंज करती हैं। हमारी जो डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स की जो मिनिस्ट्री होती है, जो इनकम टैक्स का सीबीडीटी बेसिकली जो उसकी अथॉरिटी होती है, और जीएसटी के अंदर सीबीआईसी होती है, दोनों आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। मैंने पहले भी अर्लियर वीडियोज़ में आपको बोला हुआ है कि आपके जो जीएसटी के अंदर टर्नओवर होती है वो आपको एक बार रिकंसाइल जरूर करनी चाहिए, उसको जरूर कंसीडर करना चाहिए जब आप आईटीआर फाइल करते हैं। दोनों जगह की जो टर्नओवर है, परचेजेस हैं, दोनों जगह का डेटा आपका रिकंसाइल जरूर होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मैच होना चाहिए, मैच होना पॉसिबल भी नहीं है। रीजन बीइंग, जीएसटी जो होता है वो जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करता है। जीएसटी के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं भी सेल या टर्नओवर वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। वहां पर या तो आउटवर्ड सप्लाई होती है या फिर आपकी सप्लाई होती है। तो वहां पर कंसेप्ट चलता है सप्लाई का, जो कि सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है। और सप्लाई के केसेस में हो सकता है कि वो आपकी टर्नओवर हो या फिर ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर करते हैं तो जीएसटी में उसको भी सप्लाई बोला जाता है और आपको उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करना होता है। वहीं अगर हम इनकम टैक्स में टर्नओवर की बात करें तो एक्चुअल में वो टर्नओवर आपकी नहीं होती है। इंटर ब्रांच ट्रांसफर को आपकी सेल नहीं बोला जाता है, वहां पे आपका कोई प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होता है, वो जस्ट एक स्टॉक ट्रांसफर। मान लीजिए आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है, जीएसटी में वो सप्लाई है लेकिन इनकम टैक्स के अंदर उसको टर्नओवर नहीं बोला जाएगा। सो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। सो इसी वजह से आपको बिल्कुल डिटेल में आज की चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो 26 एएस में आपकी जो टर्नओवर आ रही है, जो परचेज आ रही है, आपको उसको किस तरीके से रिकंसाइल करना है। पहला पॉइंट तो ये कि वो किस बेसिस पे आ रही है, जो आपके एआईएस में आ रही है उसका एक बेसिस भी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड सेकंड पॉइंट, उसको कैसे आपको रिकंसाइल करना है अपने जीएसटी की टर्नओवर से जो आपने रिपोर्ट की अपनी जीएसटी के अंदर। चलिए, तो पहले आपको दिखा देता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जीएसटी की परचेज आ रही है, सारी की सारी जीएसटी टर्नओवर भी आ रही है। अब किस बेसिस पे आ रही है, अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा किस बेसिस पर ये डेटा आ रहा है। तो बेसिकली जीएसटीआर 1 का जो डेटा आ रहा है, ये आ रहा है, जो परचेज का डेटा आ रहा है, ये जो आपका सप्लायर है, आपके सप्लायर के बेसिस पर, आपके सप्लायर ने जो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आएगा, सर ये कैसे पॉसिबल है कि जीएसटी से उन्होंने इनकम टैक्स का डेटा आइडेंटिफाई कर लिया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो एक स्ट्रक्चर तरीके से उसका स्ट्रक्चर नंबर होता है। जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स जो होती हैं जीएसटी नंबर की, वो स्टेट कोड होता है। उसके बाद की जो 10 डिजिट्स होती हैं वो परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका पैन नंबर होता है। सो उस पैन नंबर की बेसिस पर बहुत ईजिली फैच किया जा सकता है कि जो मेरे सप्लायर ने, मेरे मान लीजिए मेरे 20 सप्लायर हैं, 30 सप्लायर हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर जो उन्होंने मुझको सेल की है, उन्होंने मुझको जो सेल की है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। एक फिल्टर लगा करके आप वो काम कर सकते हैं और वही यहाँ पर किया गया है। एआईएस के अंदर जो जीएसटी परचेजेस हैं ये मेरे सप्लायर के हैं, जो सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की। अब देखिए, अलग अलग इसीलिए आ रही है क्योंकि मेरे मल्टीपल सप्लायर्स हैं। देखिए, सप्लायर वाइज रिपोर्टिंग यहाँ पर आ रही है। एक पर्सन से ये है, फिर दूसरे पर्सन से ये है, फिर ये अप्रैल इनफाइनाइट, फिनटेक्स प्रो, अमित मलिक, जो भी है, मतलब मेरे जो सप्लायर हैं, सप्लायर वाइज डिटेल आपकी यहाँ पर आ रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर की 21-22 की। तो एक चीज नोट करना, क्योंकि अभी पूरा हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, सो यहाँ पर पूरे ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिगर्स चेंज भी हो सकती हैं। सो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आता है टर्नओवर का। तो टर्नओवर भी हमारा जो पहला एआईएस लास्ट ईयर आया था उसके अंदर नहीं थी। हमको 26 एएस से अपनी टर्नओवर को रिकंसाइल करना होता था, लेकिन
अब जो है AIS 2.0 के अंदर जो करंट ईयर का है वहां पे आपकी टर्नओवर भी आ रही है, टर्नओवर आपके GSTR 3B से भी आ रही है। इन्फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपने अपनी GSTR 3B के अंदर रिपोर्ट की है टैक्स लायबिलिटी, उसके बेसिस पर आपकी यहाँ पर टोटल टर्नओवर यहाँ पर कंसीडर की हुई है। नाउ AIS में फिगर आती है, AIS से ये फिगर कहाँ पे जाती है आपकी TIS के अंदर। तो TIS के अंदर आप देखेंगे तो आपका टोटल GST का टर्नओवर एंड GST का परचेज यहाँ पर दिखाया हुआ है। एक चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा टर्नओवर या फिर टोटल टर्नओवर और टोटल सेल, यहाँ पर वर्डिंग जो यूज़ की है वो GST टर्नओवर एंड GST परचेज। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि देयर आर चांसेस कि GST में आपका टर्नओवर और परचेज कुछ और हो और एक्चुअल में आपका एक्चुअल में जो टर्नओवर और परचेजेस हैं उसमें कुछ वेरिएशन हो। और उसके बहुत सिंपल से रीज़न अगर आपको मैं अभी, मैंने डिटेल नहीं पढ़ाया है, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, परचेज के केसेस में आ जाइए। तो परचेज के केसेस में मेरे सप्लायर ने जब मेरा GST नंबर डाला होगा तभी मेरे पास वो रिपोर्ट हुई होगी, तभी डिपार्टमेंट को पता चला होगा। लेकिन अगर हम बात करें उन परचेजेस की जो मैंने URD परचेज की हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर से जो मैंने परचेज की हैं, तो वो भी तो मेरी तो वो एक्चुअल में परचेज है, बट क्या मेरे को वो मेरे कहीं भी वो ऑनलाइन शो होगी? कहीं शो नहीं होगी, क्योंकि जो मेरी काउंटर पार्टी है उसने अपनी GSTR फाइल ही नहीं की होगी, तो URD परचेज में वहाँ पर नहीं आएगा। तो इसके अलावा मान लीजिए नॉन GST सप्लाई है, तो नॉन GST सप्लाई के केसेस में भी वो मेरे इस पोर्टल में शो नहीं करेगी। तो देयर आर चांसेस कि परचेज में और सेल में डिफरेंस है। आपको चलिए अब डिटेल में बताता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके AIS के अंदर, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है। क्योंकि जब आपको सोर्स पता होगा तब आप समझ पाएंगे कि क्या मतलब है इस टर्नओवर का। और आपको एज इट इज आंख बंद करके ये वाली टर्नओवर अपनी ITR में शो नहीं करनी है। आपको चेक करना है बुक्स में क्या टर्नओवर है, आपको चेक करना है कि एक्चुअल में कितनी टर्नओवर है, स्टॉक ट्रांसफर कितना है, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। जो एक्चुअल टर्नओवर, क्योंकि इनकम टैक्स में तो आप एक्चुअल टर्नओवर रिपोर्ट करते हैं, वहां पे आप GST वाली सप्लाई रिपोर्ट नहीं करते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड टर्नओवर। GST जो चलता है वहां पर कंसेप्ट चलता है सप्लाई का, इनकम टैक्स के अंदर जब बात आती है वो टर्नओवर की बात आती है। तो दोनों में काफी फर्क होता है। अगर आप लॉ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों वर्ड्स को भी समझेंगे भी अगर ध्यान से, तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है। सो अब चलते हैं, समझते हैं कि ये जो दो न्यू कंसेप्ट्स आए हैं, GST परचेज एंड GST सेल, क्या इसका बेसिस है इंफॉर्मेशन का, कैसे ये डराइव होगी और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे। क्योंकि अब एक चीज नोट कर लीजिए, एक टाइम पे क्या होता था कि GST में कुछ भी टर्नओवर दिखा रहे हो आप, ITR में कुछ भी टर्नओवर दिखा रहे हो, कुछ भी टर्नओवर वाला कंसेप्ट आपका अब नहीं चलेगा। क्योंकि दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो देयर आर चांसेस अगर कहीं पर भी आप गड़बड़ करेंगे, अभी तक प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो कोई मेरे सामने ऐसा नोटिस या केस नहीं आया है जहां पर इस बेसिस पर कोई नोटिस इशू किया गया हो कि भाई आपने इनकम टैक्स में इतना रिपोर्ट किया है तो GST ने नोटिस इशू कर दिया, या फिर GST में आपने इतना टर्नओवर रिपोर्ट किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू कर दिया। बट आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ टाइम बाद, जब अभी तो डेटा ये इतना ज्यादा ना एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन जैसे ये डेटा एग्जैक्ट होना स्टार्ट होगा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ ये और डेटा और फिल्टर होगा और एग्जैक्ट डेटा आएगा, और उसके बाद इस बेसिस पर भी नोटिस आने के चांसेस हैं कि भाई आपने GST के अंदर इतना टर्नओवर दिखाया, इनकम टैक्स में इतना टर्नओवर क्यों है, व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस डिफरेंसेस, आपसे रीजन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार रिकंसिलेशन जरूर कर लीजिए कि क्या टर्नओवर आपने GST में रिपोर्ट किया और कितना टर्नओवर आप ITR में रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मैं ये नहीं बोल रहा डिफरेंस नहीं आ सकता, डिफरेंस तो ऑब्वियसली बिल्कुल आ सकता है, बहुत कॉमन चीज है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि क्यों डिफरेंस है, इंटरस्टेट सप्लाई है, नॉन GST परचेजेस है, या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, आपका इनकम टैक्स में अनअकाउंटेड कैश हो जाएगा और GST के अंदर कच्चे वाली सेल हो जाएगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस डिफरेंस को। मूविंग फॉरवर्ड समझते हैं GST परचेज को, कि GST परचेज में डेटा आपका कहां से आएगा। So the key information sources under this information categorized are as under. So information क्या है, परचेज रिपोर्टेड अंडर GSTR 1 ऑफ सेलर, यानी अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरा जो सेलर है, ध्यान रखिएगा, जो मेरा सेलर है जो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा उसके बेसिस पर मेरी परचेज डिटरमिन होगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए, द डिटेल ऑफ परचेजेस फ्रॉम GSTR 1 ऑफ सेलर,
रिसीपेंट नहीं, मैं तो रिसीपेंट हूं ना, मैं किसी से गुड्स रिसीव कर रहा हूं, यानी मैंने परचेज की है तो मैं तो रिसीपेंट हुआ। तो डेटा मेरे बेसिस पर नहीं आएगा कि मैंने अपनी 3B में टेबल 4 में कितना इनपुट डाला। वो वहां वैसे भी मेरे को अपनी 3B में कोई डिफाइन करना ही नहीं होता कि कितनी टर्नओवर है, वहां पर खाली मुझको अपना इनपुट डिफाइन करना होता है। तो मेरी जो काउंटर पार्टी है वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगी, उसके बेसिस पर मेरी परचेज डिटरमिन हो सकती है। दिमाग कितना अच्छा लड़ाया आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ने, कि मेरी जो काउंटर पार्टी है यानी मेरा जो सप्लायर है उसकी GSTR 1 से उठा लो तो मेरी परचेज निकल करके आ जाएगी। ठीक है। आर रिसीव अंडर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज MOU, मैंने आपको पहले ही बोला इंफॉर्मेशन एक्सचेंज MOU हो रखा है, दोनों ही डिपार्टमेंट के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है और बहुत ट्रांसपेरेंटली होता है डेटा एक्सचेंज। तभी आपका देखिए 26 ईयर्स के अंदर पूरा का पूरा GST का डेटा आउट करके आ जाता है। ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन मे नॉट रिकंसाइल विद द परचेज शोज इन द ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट IT रिटर्न ऑफ द टैक्स पेयर। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर दिया है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका 26 AS में जो डेटा आ रहा है या फिर आप जो अपनी ITR के अंदर डेटा शो करोगे, जो आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपकी टर्नओवर होगी, परचेजेस होगी, वो आपके GST से मैच हो। और रीजंस क्या हो सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। ड्यू टू मैनी रीजंस सच एज, कुछ रीजन यहां पे है नॉन GST परचेज। मैंने कोई नॉन GST परचेज की तो वो तो मेरे 26 AS के अंदर कहीं भी नहीं आएगी। परफेक्ट, क्योंकि उसका तो मेरी काउंटर पार्टी ने कहीं रिपोर्ट ही नहीं किया होगा, तो मेरे 26 AS में आने का कोई पॉइंट ही नहीं है। या फिर GST परचेजेस बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से कम मैंने परचेज किया हो, यानी जो मेरा सप्लायर है वो GST में अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसकी लिमिट 20 लाख या 40 लाख जो भी लिमिट है उससे कम है और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, मैंने URD परचेज की है, तो उस केस में भी मेरे 26 AS में नहीं आएगा। तो वहां पर सिनेरियो क्या बनेगा कि मेरी एक्चुअल में परचेज तो ज्यादा होगी बट 26 AS में परचेज कम होगी। तो अब आपको क्या है, एक रिकंसिलेशन बना करके रखना पड़ेगा कि कल को अगर डिपार्टमेंट आपसे पूछा है कि व्हाई देयर इज सो मच डिफरेंस, अगर थोड़ा डिफरेंस तो चल जाएगा, ज्यादा डिफरेंस तो देयर आर चांसेस डिपार्टमेंट आपसे पूछे एंड आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि भाई दीज आर द रीजंस, दैट्स व्हाई मेरा 26 AS में यानी जो GST में जो है डेटा वो ये था और मैंने अपनी ITR में ये बुक किया। तो ये रीजंस हैं, आपके पास रीजंस जरूर होने चाहिए। ठीक है। देखिए, द अप्रोच टू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। क्या अप्रोच होगी? द पार्टी लेवल सेल एग्रीगेट एट पैन लेवल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी से पूरे साल में मैंने जितना परचेज किया, तो पार्टी वाइज परचेज की डिटेल वहां पर मेरी आ रही थी। मान लीजिए मेरी 20 पार्टीज है तो 20 पार्टीज आ रही हैं। अब हो सकता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो 50, 100,000 पार्टीज हो, वेंडर्स हो जिनसे आप परचेज करते हो, तो उस केस में AIS की ऑफलाइन यूटिलिटी भी होती है। उसका यूजेस मैंने सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है, वहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से आपको ऑफलाइन यूटिलिटी जो होती है उसका यूज़ करना होता है। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो ऑफलाइन यूटिलिटी का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। एज रिपोर्टेड इन GSTR 1 एक्सीड स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड ऑफ सेलर इन एग्रीगेट टू डिटरमिन सिग्निफिकेंट परचेज डिटरमिन करने के लिए यहां पर जो है दिखाया हुआ है। ड्यूरिंग द एग्रीगेशन इंटर ब्रांच परचेजेस आर एक्सक्लूडेड। सो इंटर ब्रांच परचेज है उसको यहां पर ऑलरेडी इन्होंने यहां पर देखिए फिल्टर कर दिया। मैं बोल रहा हूं ना, डेटा को अभी इन्होंने और अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए मूविंग फर्दर, अब आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? आपके AIS में डेटा आ गया तो देखिए आपको पहले समझना पड़ेगा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। AIS से प्रिपेयर होता है TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और TIS से डेटा प्रीफिल होता है आपकी ITR में। सो अगर आपको यह लगता है कि AIS में कोई इंफॉर्मेशन गलत है, इनकरेक्ट है, इनएप्रोप्रिएट है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप AIS को एडिट करें। देखिए मैंने वर्डिंग यूज की, ऑप्शन, मैंडेटरी नहीं है AIS में आपको एडिट करना, आपके पास ऑप्शन होता है। अगर कोई बड़ी मिस्टेक आ रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर आप एडिट कर सकते हैं और उस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। तो क्या क्या फीडबैक दे सकते हैं आप? फीडबैक दे सकते हैं आप, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आई, जैसे परचेज की इन्फॉर्मेशन आई अभी पोर्टल पर मैंने आपको दिखाई थी, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो वहां पर जाके आप टिक कर दीजिए इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। परचेज आर ऑन कैपिटल अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट की परचेज होती है वो एक्चुअल में परचेज नहीं होती हैं, वो तो आपकी असेट्स के अंदर आएगा। जो आपने परचेज की वो तो आपकी असेट्स हो गई, वो आपका परचेज थोड़ी होता है फिर। या फिर इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, फुल्ली करेक्ट नहीं है, उसमें पार्शियल जो है डिफरेंस आ रहा है, कुछ मिसमैच है। इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर पैन या फिर अदर ईयर से वो रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन आप डिनाई करते हो कि भाई आपने तो कोई परचेज की नहीं, आपके पास तो कोई GST नहीं है, आपके नाम से किसी और ने GST ले रखा है, वो काम कर रहा है। ठीक है। तो जो भी ऑप्शन है वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है फीडबैक कैन बी प्रोवाइडेड ना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड द फीडबैक, बट आप जो है वहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि आपका जो TIS है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि AIS के बेसिस जिससे ड्राइव होता है आपका TIS, तो AIS अगर आप ठीक कर दोगे तो आपका TIS ठीक हो जाएगा, TIS ठीक है तो आपका प्रीफिल डेटा जो ITR में आएगा वो आपका करेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर विल बी शोन सेपरेटली इन AIS एंड विल अपडेट द वैल्यू इन TIS। मैंने आपको बताया ना, जब आप अपडेट करोगे AIS तो आपका TIS अपडेट हो जाएगा, और TIS अपडेट हुआ तो TIS से डेटा प्रीफिल होगा कहां पर, आपकी ITR के अंदर, ठीक है, परफेक्ट। सो ये तो था हमारा पॉइंट जो कि नई चीज आई है बिल्कुल, परचेजेस अब आपके AIS के अंदर आने वाली है, यानी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि भाई कितनी परचेज आप करते हो। आपने परचेज की है भाई 50 लाख की है और सेल कर दिखा रहे हो ITR के अंदर 10 लाख की, गड़बड़ है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है, वो काम अब आप नहीं कर पाओगे। और एक टाइम पे ये भी होता था कि भाई GST में टर्नओवर कुछ और चल रहा है, GST में 2 करोड़ का टर्नओवर, इनकम टैक्स में दिखा दिया 20 लाख का टर्नओवर, ये क्या चीज़ है। या फिर GST में आपने 5 लाख का टर्नओवर दिखाया है, यहाँ पे ITR में कि भाई बड़ी ITR बनानी है, बड़ी ITR बनानी है, दिखा दो भाई 35 लाख का टर्नओवर, तो 5 लाख 35 लाख बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं अब आपको ये वाली प्रैक्टिस बिल्कुल कंप्लीटली खत्म करनी पड़ेगी। आपको के पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आपका डिफरेंस आ रहा है GST के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर, कि व्हाट आर द रीजंस कि वो डिफरेंस आ रहा है। नाउ नेक्स्ट है की इंफॉर्मेशन सोर्सेज फॉर GST टर्नओवर। इसको समझते हैं हम GST टर्नओवर वाले पॉइंट को। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सेल टर्नओवर इन GSTR 3B, जो GSTR 3B के अंदर आपने टैक्सवर्ड आउटवर्ड सप्लाई टेबल नंबर 3.1 के अंदर जो आप शो करते हैं वो आपकी यहां पर रिपोर्ट हो जाएगी, कहां पर, आपके AIS के अंदर। आर रिसीव्ड अंडर, कैसे रिसीव होती है, MOU जो इनके बीच में हुआ है उसके बेसिस पर। दिस इंफॉर्मेशन मे नॉट रिकंसाइल विद द टर्नओवर शो इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट IT रिटर्न ड्यू टू मैनी रीजंस। मैंने आपको बता दिया कि बहुत रीजंस हैं जिनकी वजह से मैच नहीं होगा, जैसे कि सच एज इंटर यूनिट टर्नओवर, एक यूनिट से आपने दूसरी यूनिट को ट्रांसफर किया, अब वो एक GST पे ट्रांसफर हुआ है, बट GST में तो उसको सप्लाई बोल दिया जाता है। GST में अगर आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर करते हो तो उसको सप्लाई बोल दिया जाता है ना, सप्लाई बोल दिया तो GST लग गया, तो GST में तो टर्नओवर हो गया, लेकिन क्या वो एक्चुअल में टर्नओवर है आपका? आंसर इज नो, दैट इज नॉट योर टर्नओवर। दूसरा है अनबिल्ड रेवेन्यू। अनबिल्ड रेवेन्यू कोई रेवेन्यू जो कि आपने बिल ही नहीं किया। अनएडजस्टेड एडवांसेस, कोई एडवांस जो आपने एडजस्ट नहीं किए। डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई आपकी मान ली गई कहां पर, GST के अंदर एक कंसेप्ट आता है डीम्ड सप्लाई, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो डीम्ड सप्लाई GST में अगर मान लिया जाता है तो वहां पर आपको क्या देना पड़ता है, वहां पर आपको टर्नओवर मतलब आपको एज अ सेल उसको शो करना पड़ता है, आउटवर्ड सप्लाई में उसको शो करोगे आप, ठीक है, और टैक्सवर्ड आउटवर्ड सप्लाई में डालोगे तो आपके 3B में भी आएगा वो, लेकिन क्या वो आपकी टर्नओवर है? नो, आपकी वो टर्नओवर नहीं है। क्रेडिट नोट आपने कोई इशू किया, ट्रेड डिस्काउंट नॉट परमिसेबल अंडर GST एक्ट में, ट्रेड डिस्काउंट परमिसेबल नहीं था, तो वो भी आपकी टर्नओवर नहीं काउंट की जाएगी। इसके अलावा भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके टर्नओवर के अंदर डिफरेंस आ जाए GST के और इनकम टैक्स के। बट पॉइंट आपको बस एक समझना है कि आपके पास उस डिफरेंस का रीजन होना चाहिए, एक वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर वैलिड जस्टिफिकेशन है कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा डिफरेंस हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परफेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, सो ये तो था इंफॉर्मेशन का सोर्स कि टर्नओवर जो आपके आएगी 26AS में उसकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। आगे चलते हैं, क्या इसकी एडजस्टमेंट होगी? एडजस्टमेंट हमने ऊपर पढ़ ली थी, सेम वही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है कि ये आपके पास ऑप्शन है, आप फीडबैक दे सकते हैं, अपनी टर्नओवर को चेंज करा सकते हैं AIS में, जिससे TIS चेंज होगा, जिससे आपका डेटा प्रीफिल जो ITR में होगा वो आपका ठीक होगा। तो इस तरीके से टोटल वैल्यू, टोटल टर्नओवर एज पर GSTR 3B विल बी रिफ्लेक्टेड इन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। सो गाइस, आशा करता हूं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। AIS के अंदर जो नई अपडेट्स आई हैं GST टर्नओवर एंड हमारी GST परचेज से रिलेटेड, और इसकी निटी-ग्रिटीज को आपने समझा होगा। फिर भी कोई आपका इशू रह जाता है, कोई डाउट आपका रह जाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। बाकी ये जो PDF है ये मैं आपके नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये AIS 2.0 मैनुअल है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।